व्यास राजवंश। आज की सबसे बड़ी खबर, आईसीएमआर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को कोविड-19 के पहले डायबिटीज नहीं थी, उसके बाद वो डायबिटीज के पेशेंट बन रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी माना जा सकता है कि जिस प्रकार से लगातार ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, उसकी एक वजह डायबिटीज भी है। आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान समेत 3 राज्यों ने इसे पहले ही महामारी मान लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके इलाज की व्यवस्था भी अलग से कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो इसे महामारी मान करके ही इसका इलाज शुरू कर दें। आइए आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश में कंटिन्यूड बेसिस पर लास्ट 15 दिनों से एक्टिव केसेस में एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है। 3 मई को जहां देश में एक्टिव केसेस 17.13% थे, वह घटते घटते अब 12.1% रह गए हैं। इसी तरह से रिकवरीज में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 3 मई में जैसे 81.7% केसेस रिकवर्ड केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब बढ़ते हुए 86.7% हो चुका है। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि एक्टिव केसेस जो है वो रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द एक्टिव केसेस इन 9 आउट ऑफ 10 डेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसेस 69% के करीब एक्टिव केसेस अभी केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसेस से अधिक है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा रिकवरी भी नोट की गई हैं। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में एपिडेमिक एक्ट में उसका जो ऑर्डर इश्यू किए जाए उसके लिए स्टेट से हमने कल ही एडवाइस की है। जैसे कि इससे पहले भी कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने हमारे से पूछा था उस बारे में, तो उसके थ्रू हमने कहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं उनको फॉलो किया जाए। तीसरा विषय, जैसे कि आपको पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में जैसे केसेस आ रहे हैं उनको ओवरऑल कंसोलिडेट करने के लिए हमने कोविड इंडिया पोर्टल जो हमारा है, जिसमें कि हम स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से डेटा मांगते हैं, उसमें भी वह फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि ताकि जिला स्थाई पर ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस में डेटा भर सके ताकि हम उसे ओवरऑल कंपाइल कर सकें। इसी तरह से अगर हम डेली केसेस और डेथ को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां 7 मई को देश में 4 लाख से अधिक यानी कि 4,14,000 के करीब डेली न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे, वह पिछले 13 दिनों से घटते हुए 3,62,000 से 3,48,43, 2,81,000 और अब पिछले 24 घंटे में 2,76,000 केसेस के करीब देश में नोट किए गए हैं। इसमें से 77% केसेस, अधिकतम जो केसेस हैं वह 10 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक डेली न्यू केसेस रिपोर्ट की हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें डेली केसेस 5,000 से 10,000 के बीच में आते हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 1,000 से 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 1,000 से भी कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। डेथ का डेटा भी हम लोग आपके सामने रखा है, उसमें भी एक कमी नोट की जा रही है। जरूरी है कि फील्ड पर क्लिनिकल मैनेजमेंट और कंटेनमेंट के एफर्ट्स सुचारू रूप से चलते रहें ताकि हम हर प्रिवेंटेबल डेथ को रोक सकें। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि 50% जो हमारी पिछले 24 घंटे की डेथ रिपोर्ट हुई है वह मुख्यतः 5 स्टेट
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी और दिल्ली स्टेट्स में नोट की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेमडेसिविर जो एक प्रकार से स्टेरॉइड का काम करता है और कोरोना के ओवरलोड को कम करता है, लेकिन ये एक प्रकार से इसका इलाज नहीं है। ज्यादा मात्रा में इसको यूज करने से जिस प्रकार से इसका यूज हो रहा है, उसके वजह से लोग डायबिटीज का भी शिकार हो रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। इसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की बीमारी के इलाज के मेडिसिन की लिस्ट से इसका नाम हटा दिया है। हम सबको सचेत रहना है, सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। इसीलिए 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क जरूर लगाएं। हमेशा अपने मन में एक बात जरूर रखिएगा कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। हमारा आत्मविश्वास ही एक दिन हमें विजय दिलाएगा और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए, संकेतों को समझिए, गलतियों को सुधारिए। तय कीजिए, तय कीजिए हमें किस दिशा में जाना है। हमें किस दिशा में जाना है। चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर, मकान, रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है। सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के 2 पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोलने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात, धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें।
जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। 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 सुरक्षित रहिए। जय हिंद। वंदे मातरम। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूँ ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी, तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। डफर निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा ही क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए
कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, माली माली। क्यों हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी, हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौनों से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास? मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो फ्राई, चलो हल्का सा, चलो। हाथ उसका न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना इसके लिए। Really? What to say? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।